आज हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र, उसमें अपन ने अगली क्लास में बात की थी कि उसमें अपन ने विभिन्न जंतुओं में अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक तीनों प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण देख लिया। उसके अलावा अपन ने देख लिया कि ऐसे कौन कौन से जंतु होते हैं जिनमें कि क्या होता है, अलग अलग प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो अपन आप बात करते हैं, अपन का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में अपन देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें अपन ने देखा था, इसमें पहला अंग होता है किडनी या वृक्क। और किडनी के अलावा कौन कौन सी चीज काम करती हैं, तो देखो इसमें अपन काम करती हैं मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये संरचना क्या होती हैं, हमारे उत्सर्जन तंत्र में कार्य करती हैं। और जब ये उत्सर्जन तंत्र में कार्य करती हैं तो किस प्रकार से ये काम करेंगी, तो इसमें देखते हैं कि जो हमारी किडनी होती हैं वो क्या होती हैं, सेम के बीज के आकार के या काजू के समान संरचना के रूप में उपस्थित होती है। तो देखिए अपन संरचना डायग्राम के आधार पर देखते हैं। तो ये अपन की हो गई किडनी, और एक किडनी ये और दूसरी किडनी हो गई दोस्तों ये। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपन की राइट साइड की किडनी है उसकी तुलना में लेफ्ट साइड वाली किडनी क्या होती है, थोड़ी हमारे शरीर में ऊपर की साइड, जो राइट साइड वाली किडनी से लेफ्ट साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर वाली साइड में होती है। और यहां से मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो अपन की को हो गई किडनी, ये हो गई अपन की मूत्र वाहिनियां। ये भी देखो संख्या में कितनी हो गई, 2, और मूत्र वाहिनियां भी संख्या में कितनी हो गई, 2। अब ये आगे चल के एक त्रिकोणीय संरचना के रूप में खुलती है, और जिसको अपन बोलते हैं मूत्राशय। और मूत्रमाशय आगे चलकर एक संरचना के रूप में खुलता है जिसको अपन बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो ये संरचनाएं हमारे शरीर में हमारे उत्सर्जी अंगों की, किडनी से मूत्र का निर्माण होकर आया क्या मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी किडनी में क्या है, एक संरचना पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और एक किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या होती है 10 लाख। तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 20 लाख। और इस नेफ्रॉन को ही हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि यहां से देखो मूत्र आया, और ये जो हमारा मूत्राशय होता है ये कैसा होता है, त्रिकोणीय संरचना के रूप में या दिल समान संरचना के रूप में होता है। अब देखो लोग करते क्या है कि जैसे कभी उनको सेल्फी वगैरह या फोटो वगैरह क्लिक करवानी हो तो एक संरचना बना लेते हैं इस प्रकार की, यूं संरचना। अब देखिए दोस्तों, ये संरचना दिल की तो नहीं है, ये संरचना किसकी है, मूत्राशय की। तो भाई तुम पागल आदमी हो, जब ये संरचना मूत्राशय की है तो क्या तुम मूत्राशय बना के अपना फोटो क्लिक करवा रहे हो? तो ये संरचना किसकी होती है, मूत्राशय की। अगर देखो दिल होता है हमारा बंद मुट्ठी के आकार का, अगर आपको फोटो करवाना है और हार्ट शेप देखना है तो उसमें यूं करो ना, या फिर यूं करो, क्योंकि दिल कैसा होता है, हार्ट समान। ये संरचना तो किसकी होती है, मूत्राशय की। तो ये क्या होते हैं, हमारे उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में लिखते हैं अपन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन आगे नेफ्रॉन्स के बारे में कि नेफ्रॉन्स किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहली बात लिखें कि मानव शरीर में 2 किडनी या वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। तो मानव शरीर में किडनियों की संख्या हो गई दोस्तों 2, और किस प्रकार के, सेम के बीज के आकार के होते हैं।
और अगर इनकी अपन लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखो दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसमें मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। और अपन इनके कलर की बात करें तो गहरे भूरे रंग की संरचना में होते हैं। गहरे भूरे रंग की संरचना 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर की संरचना में उपस्थित होते हैं। और जो ये मूत्र वाहिनी से जुड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जो क्या करती है, किडनी से मूत्र को या यूरिन को लाके मूत्राशय में छोड़ देती है और मूत्राशय में मूत्र का संगठन या थोड़ी देर उसका संचय होकर उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो मूत्र वाहिनी की लंबाई दोस्तों कितनी हो गई, 20 से 25 सेंटीमीटर। और अपन के मूत्राशय की अपन ने बात की तो मूत्राशय अपन का होता है जो क्या करता है, मूत्र को संचित करता है। तो मूत्राशय त्रिकोणीय संरचना है, जो मूत्र का संचय करता है, जो मूत्र का संचय करता है। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों कि इसमें अपन नर में बात करें तो नर में मूत्र मार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर और मादा में क्या होती है, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए कि इसमें क्या होता है, 20 सेंटीमीटर में मानव में और मानव में भी नर में जनन मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों क्या होते हैं, एक, जबकि मादा में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर अपन बात करें तो किडनी का वजन, तो किडनी का वजन होता है दोस्तों 150 ग्राम और मादा में क्या होता है, मादा में होता है थोड़ा कम, मादा में क्या होता है, थोड़ा कम। तो देखो अपन ने बात की कि किडनी में नेफ्रॉन क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण कर देते हैं, उनको मूत्र वाहिनी लेकर मूत्राशय में कर देती है ट्रांसफर। मूत्राशय क्या होता है, एक त्रिकोणीय संरचना होती है जो थोड़ी देर मूत्र का संचय करके और उसको मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अपन मूत्र मार्ग की बात करें तो मूत्र मार्ग नर में 20 सेंटीमीटर लंबा और मादा में 4 सेंटीमीटर लंबा। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि मादा में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है, जबकि नर में जनन मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों क्या होते हैं, नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक होते हैं, जबकि मादा में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों क्या होते हैं, अलग अलग संरचना में होते हैं। अब अपन ने बात की कि मानव के उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होती है कि नेफ्रॉन को अपन मूत्र का निर्माण करने में सहायक होती है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स को अपन बोलते हैं वृक्क, जिसको अपन उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन डायग्राम या संरचना के माध्यम से देखते हैं कि मानव के शरीर में नेफ्रॉन कार्य किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से मूत्र का निर्माण करता है, किस प्रकार से मूत्र को अलग करता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले ये एक नलिका हुई जो क्या कर रही है कि हमारे ब्लड को लाने का काम कर रही है, और नीचे की साइड यह एक जालनुमा संरचना के रूप में आपस में बट जाती है और यहाँ से एक संरचना के रूप में ब्लड को बाहर ले जा रही है। तो देखिए दोस्तों, क्या बात है कि इसमें क्या हुआ कि ये जो आ रही है ये आकार में मोटी है, तो इसको अपन बोलते हैं अभिवाही नलिका।
एफ्रिनेट नलिका, और ये होती है अपवाही नलिका, जिसको अपन इफ्रिनेट बोलते हैं। एफ्रिनेट ट्यूब और इफ्रिनेट ट्यूब कौन कौन सी? अभिवाही नलिका जो रक्त को लाने का काम कर रही है, और इसको अपन बोलते हैं अपवाही, तो इसको अपन बोल देंगे एफ्रेंट या एफ्रिनेट, और इसको बोल देंगे इफ्रेंट। अब ये क्या होती है, एक जालनुमा संरचना बना रही है, तो यहां से, और जो ये जालनुमा संरचना होती है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कौन सी संरचना? इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक बार दोस्तों इसकी अपन डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज को समझेंगे। और ये वाला भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। और बोमेन संपुट एक कुंडलित नलिका के रूप में यहां पर खुलता है, एक कुंडलित नलिका के रूप में यहां पर खुलता है, जिसको अपन बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका कौन सी नलिका दोस्तों? समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल, समीपस्थ को बोल देंगे प्रॉक्सिमल। और कुंडलित नलिका, अगर देखो ये कुंडली के रूप में जा रही है, तो इसको अपन बोल देंगे कॉन्वोल्यूटेड, ब्यूलेटेड और ट्यूबवेल, इसको अपन बोल देंगे PCT। अब ये नलिका क्या कर रही है, आगे जाकर एक संरचना में और पिन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यहां खुल जाती है, और इस संरचना को अपन बोलते हैं हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले। तो इस संरचना को दोस्तों अपन बोल देते हैं क्या? हेनले का लूप। ठीक है भाई। और आगे चल के ये नलिका वापस से एक कुंडलित नलिका के रूप में डिवाइड हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको अपन DST कहते हैं। और यह आगे जाकर एक नलिका में खुलती है, जिसको अपन बोलते हैं संग्राहक नलिका। कौन सी नलिका दोस्तों? संग्राहक नलिका, जो क्या करती है, इसमें मूत्र का क्या होता है, विसर्जन या मूत्र को छोड़ देती है। और देखो यहां भी आगे चल के इसमें बहुत से नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारी एक किडनी में। तो ये क्या करते हैं, अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि यहां से अपवाही नलिकाओं के द्वारा रक्त लाया गया यहां पर, और एक जालनुमा संरचना का निर्माण हुआ, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये क्या करती है, ग्लोमेरुलस में एक फिल्ट्रेट दाब लगता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर। तो जब ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, प्रेशर लगता है, तो इसमें से क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ की साइड इस नलिका में आ जाते हैं, और बचा हुआ ब्लड यहाँ से बहता हुआ इस अपवाही नलिका में चला जाता है। देखिए इसकी साइज भी मोटी है, क्योंकि ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। इसमें जो अपन का यूरिन मिक्स है उसको ला के कर रही है, लेकिन यहाँ से यूरिन अलग हो गया और ये यहाँ पर चला गया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से ये नलिका पहुंच रही है, यहाँ से ये घूमती घूमती DST, PST और हेनले के लूप, इन तीनों का काम मैं बताऊं आपको दोस्तों, इन तीनों का काम क्या होता है, इसका होता है अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करना। कि मान के चलो इस अवशिष्ट पदार्थों में, इसके साथ साथ अवशिष्ट पदार्थों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, बसीय अम्ल, विटामिन और भी पोषक पदार्थ जा रहे हैं। तो यहाँ से वो जा रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के रूप में, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का निर्माण कर देता है ग्लोमेरुलस। जब ये ग्लोमेरुलस 180 फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का क्या कर देगा, निर्माण, तो ये अपवाही नलिका एक अपनी जाल समान संरचना इसके ऊपर भी यहां पर रखती है, और ये काम क्या करती है, अवशोषण का।
कि अगर कोई ब्लड में विषाक्त या टॉक्सिक पदार्थ रह गया है तो वो यहाँ से इस विषाक्त पदार्थ को इस नलका में डाल देती है, और इस नलका से जैसे वाटर का ज्यादा हो गया, शरीर में कमी आ गई पानी की, भाई मूत्र के साथ ज्यादा पानी आ गई, तो मूत्र के साथ पानी निकल गया तो शरीर में पानी की कमी आ गई, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यहाँ से निकल गए तो पोषक तत्वों की कमी आ गई। तो अपवाही नलिका जो एफरेंट नलिका होती है वो क्या करती है कि यहाँ से जो भी विषाक्त पदार्थ रहेगी उनका तो यहाँ पर अवशोषण कर देती है, इनको त्याग देती है, और यहाँ से अवशोषित पोषक पदार्थों को अपने पास ले लेती है। तो यहाँ से ये इन तीनों में ये प्रोसेस चलती रहती है, और बाद में जो संग्राहक नलिका में ये पहुँचता है वही क्या होता है, अपना मूत्र या यूरिन होता है। और ये मूत्र या यूरिन इन नलिकाओं के द्वारा कहाँ छाक दिया जाता है, मूत्राशय में निकाल दिया जाता है, और मूत्राशय के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए तो अपन इसको नेफ्रॉन्स को हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई इसकी बात। अब लिखाना भी कोई बात नहीं है, आपको पता है ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन संपुट है, ये संपलित कुंडलित नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये अपवाही नलिका, संग्राहक नलिका। तो अपन क्या है, किसी भी चीज को अगर डायग्राम की सहायता से देखें तो उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, मूत्राशय का वजन कितना होता है, हमारे शरीर में किडनियों का वजन कितना होता है। अब बात करते हैं अपन मूत्र के संगठन की, कि भाई मूत्र का संगठन किस प्रकार से होता है और हमारे शरीर में मूत्र का संगठन किस प्रकार से हो रहा है। तो अपन मूत्र के संगठन में बात करें तो इसमें देखो दोस्तों 95% तो क्या होता है, जल। सॉरी, 95% तो क्या हो रहा है, जल। 2.5% पाया जाता है इसमें यूरिया, और 2.5% में पाया जाता है अमोनिया से बने तत्व। अब अमोनिया से देखो कौन कौन से तत्व बने होते हैं जिनकी अपन बात करें तो इसमें अमोनिया नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन। 2.5% में देखो नाइट्रोजन, यूरिक अम्ल, एलेंटोइन, ये भी एक प्रकार का अम्ल होता है। अगर पीएच की बात करें तो पीएच भी इसका क्या होता है, अम्लीय प्रकार का होता है। और एक संरचना होती है हिप्यूरिक अम्ल। तो मूत्र का निर्माण देखो जल, यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक अम्ल, एलेंटोइन और हिप्यूरिक अम्ल से होता है। अगर इसके अपन पीएच मान की बात करें तो मैक्सिमम 6 होता है एवरेज में। अगर देखो इसका पीएच मान हमारे खाने पीने पर भी डिपेंड करता है। अगर अपन खाने में अम्ल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसका पीएच मान कम भी हो सकता है। अगर क्षार का अपन बात करें, क्षार का उपयोग करते हैं खाने पीने में, तो इसका पीएच मान 7 से ऊपर भी हो सकता है। और देखो अपन बात करते हैं, वैसे अगर इसके पीएच मान की अगर नॉर्मल बात करें तो 4.5 से 8.2, ये डिपेंड करता है अपन के खाने पीने पर। अगर अपन प्रतिदिन क्या करें, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण, तो मूत्र का निर्माण लगभग होता है 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। अगर अपन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की बात करें तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का जो निर्माण होता है वो पर डे होता है हमारे शरीर में 180 लीटर। और जब 180 लीटर होगा तो आपने समझ लिया कि कैसे अपवाही नलिका या अववाही नलिका के कारण उपस्थित होता है। और अगली चीज अपन बात करें मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग। तो मूत्र का पीला रंग दोस्तों यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण होता है दोस्तों, यूरोक्रोम वर्णक के कारण हमारे मूत्र का पीला रंग होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण कब होता है, जब हमारे शरीर में यूरोक्रोम का निर्माण होता है
जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूट जाता है या नष्ट हो जाता है। और देखो, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूटता है तो दो तत्वों में टूटता है, एक तो बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। और जब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में पीला रंग और बिलीरुबिन में हरा रंग उपस्थित होता है। अगर देखिए दोस्तों, अब कभी कभी क्या हो जाए कि हमारे शरीर में यूरिन या मूत्र से संबंधित रोग उपस्थित हो जाते हैं, कि हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे कोई कोई किसी आदमी को मधुमेह या डायबिटीज हो गई, तो उसके शरीर में लगातार मूत्र का क्या हो जाता है, बार बार निर्माण होता है। और जब मूत्र का निर्माण लगातार या बार बार होता है तो इसमें अपन मूत्र की अधिकता हो जाती है। मूत्र की अधिकता। और मूत्र की अधिकता दोस्तों कब होती है, इसको अपन बोलते हैं पॉलीयूरिया। इसमें कब होता है कि जब मधुमेह का कोई पेशेंट होता है, डायबिटीज, तो उसमें हो जाती है चाय कॉफी वगैरह, अपन अल्कोहल के ज्यादा सेवन करने से भी हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण हो जाता है। और फिर अपन करते हैं, एक चीज होती है कि मूत्र करते समय दर्द या जलन महसूस होती है। और मूत्र करते समय जलन या महसूस होने को अपन बोलते हैं दोस्तों डिसयूरिया। और डिसयूरिया में अपन जैसे मूत्र का, जैसे इन्फेक्शन वगैरह में मूत्र में जलन होती है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसयूरिया। और कभी कभी क्या हो जाता है, मूत्र की मात्रा में कमी। मूत्र की मात्रा में कमी को अपन बोलते हैं दोस्तों ओलिगो यूरिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओलिगो यूरिया। जब मानव शरीर में मूत्र की कमी हो जाती है। और अपन एक चीज और कहते हैं, कभी कभी मूत्र के साथ ब्लड भी आता है, तो मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति। कभी कभी क्या हो जाता है, मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के साथ साथ क्या हो जाता है, आरबीसी की उपस्थिति हो जाती है। उसको अपन बोलते हैं हेमेट यूरिया। तो दोस्तों, अपन ने देखा कि मूत्र की मात्रा में कमी हो गई, तो उसको अपन ने बोल दिया, क्या बोल दिया, कमी को ओलिगो यूरिया। मूत्र के साथ साथ ब्लड की बूंदें आ रही हैं, उनको बोल दिया हमने हेमेट यूरिया। मूत्र करते समय जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है, उसको डिसयूरिया। और मूत्र की मात्रा में अधिकता हो गई, उसको अपन ने बोल दिया पॉलीयूरिया। अब अपन बात करते हैं कि मूत्र से संबंधित या हमारे जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, कभी कभी पथरी वगैरह पत्थर नुमा संरचना के रूप में उसमें किसी रोग का निर्माण हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं पथरी। और ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऑक्जिलेट और सिलिकेट के कण क्या हो जाते हैं, हमारी किडनी में ऑक्जिलेट या सिलिकेट के कण क्या हो जाते हैं, हमारी किडनी में जमा हो जाते हैं। और इसी रोग को अपन पथरी बोलते हैं, जिसको अपन ऑपरेशन द्वारा या लेजर किरणों के द्वारा हमारे शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और एक चीज और, जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, मूत्र का निर्माण बंद हो जाता है, जिसको अपन किडनी का फेल होना कहते हैं, या इसको अपन बोलते हैं रेनल फेलियर। जब हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण बंद हो जाता है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं दोस्तों रेनल फेलियर। इसमें क्या हो जाता है, हमारे शरीर में मूत्र निर्माण की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद। मूत्र निर्माण की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद। तो इस चीज को अपन वृक्कीय प्रत्यारोपण, उनको अपन चेंज कर पा सकते हैं। तो ये दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा कि हमारे शरीर में नेफ्रॉन किस प्रकार से काम करता है, नेफ्रॉन का क्या काम है, मूत्र का संगठन किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर में पथरी और कभी कभी किडनी फेल हो जाती हैं, तो ये किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की उत्सर्जन
तंत्र की। अगर किसी भी भाई को कोई भी अगर टॉपिक में दिक्कत आए, कोई भी ऐसा डाउट हो जो क्लियर नहीं हुआ, तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकता है। विद एक्सप्लेन के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और अपन मिलते हैं नई क्लास में नए जोश जुनून के साथ। थैंक यू सो मच।